नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। मार्क्सवादी जीवन दर्शन में विश्वास रखने वाले लेखक व कलाकार या कवि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा का अनुमोदन करते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित लेखक व कवि का मत है कि कला का प्रयोग जीवन में किसी न किसी प्रयोजन से होता है और मार्क्सवादी दर्शन की प्रतिबद्धता के कारण समाज में चलने वाले शोषण के सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर वह शोषण चाहे पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग का हो या पुरुष द्वारा नारी का, कोई भी मार्क्सवादी कलाकार समतामूलक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। कला और साहित्य में मार्क्सवादी सिद्धांत की उत्पत्ति मार्क्सवादी समाजशास्त्र से हुई है। मार्क्सवाद सृष्टि व समाज का समन्वित दर्शन है। मार्क्सवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं। द्वंद्व सिद्धांत मनुष्य के बाहरी इतिहास और प्रकृति पर लागू न होकर उसके सापेक्ष प्रत्ययों पर लागू होता है और सर्वप्रथम मनुष्य के मस्तिष्क में विरोधी प्रत्ययों का संघर्ष होता है और बाहरी इतिहास केवल उन संघर्षों की छाया मात्र है। मार्क्स ने भौतिकवाद शब्द फायरबाख से लिया है, परंतु मार्क्स का भौतिकवाद फायरबाख के भौतिकवाद से कुछ अर्थों में भिन्न भी है। समाज के संबंधों और मनोवृत्तियों के बदलने के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदला करता है। रचना के स्वरूप व आलोचना के मानदंडों में परिवर्तन उपस्थित हुआ करते हैं। सामाजिक विकास के मूल में उसका आर्थिक आधार है। उत्पादन के साधनों के बदलने के साथ साथ सामाजिक संबंध भी बदलते हैं और सामाजिक संबंधों के बदलने के साथ उन्हें अभिव्यक्ति देने वाले साहित्य और दर्शन भी बदलते हैं। हर एक युग की समाज की एक नई शक्तियाँ पुरानी शक्ति से संघर्ष करती है। इन्हीं जीवनमुख सामाजिक शक्तियों को स्वर देने वाले साहित्य जीवन उष्म होते हैं। प्राचीन मरणोन्मुख शक्तियों की वकालत करने वाले साहित्य स्वयं निर्जीव हो उठते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद के बाद साम्यवाद का क्रम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक चक्र है। मार्क्सवाद का यह जीवन दर्शन नवीन दर्शन है। देश विदेश के साहित्यकारों को प्रमाणित कर उन्हें अपने अनुकूल साहित्य निर्माण करने के लिए समर्थ हुआ है। मरणोन्मुख पूंजीवाद के प्रभाव से प्रभावित साहित्य के स्थान पर इस उत्साहमय जीवनांदोलित साहित्य को ग्रहण करने के लिए सभी देशों ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। मार्क्स की साहित्यिक अवधारणाएं उनकी आर्थिक विचारधारा पर आधारित है। इनके अनुसार साहित्य एक निरपेक्ष सत्ता नहीं है, वह समाज की अर्थव्यवस्था से ही नियमित व संचालित होता है। इसका कारण यह है कि साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है और समाज की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था उसका निर्माण करती है। फलतः उनकी उद्भावनाएं इन शक्तियों के द्वारा आवश्यक रूप से प्रभावित हो जाती है। साहित्य युगीन अर्थव्यवस्था व उससे नियमित सामाजिक तंत्र की अभिव्यक्ति है। यद्यपि साहित्य सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण है, परंतु उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह समाज व्यवस्था को बदल सकता है। साहित्य और समाज परस्पर अन्योन्यश्रित भाव से संबंध रखते हैं। जहाँ सामाजिक शक्तियाँ साहित्य को नियमन करती है, वहाँ साहित्य भी समाज के मूलाधार को अपदस्थ कर सामाजिक क्रांति का अभिनिवेश कर सकता है। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का एक अचूक साधन है। पूंजीपति साहित्य की शक्ति को जानता है, अतः वह साहित्य को इस विधि से संचालित करता है कि जिससे शोषण और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां संबंधित हो सके। क्रांतिकारी और पराजित वर्ग
साहित्य का उपयोग क्रांति की अवधारणा के लिए भी करते हैं और साहित्य को प्रगति का साधन बना दिया करते हैं। कला सृजन व्यक्तिगत चेतना का परिणाम नहीं है। मार्क्स के अनुसार कला सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। उनके अनुसार कला सृजन राजनीतिक, न्यायिक, दार्शनिक, धार्मिक और साहित्यिक तथा कलात्मक आदि विकास पर आधारित होती है, परंतु ये सब परस्पर एक दूसरे पर और आर्थिक आधार पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। वस्तुतः आर्थिक आवश्यकता के आधार पर ही ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है और अंत में उसी की प्रतिष्ठा हो जाती है। साहित्य दर्शन की दृष्टि से मार्क्स इतिहास दर्शन के 3 सिद्धांत हैं। पहला सभ्यता, अर्थव्यवस्था और वर्गवाद। सभ्यता के अंतर्गत एक समष्टि है जिसकी अंगभूत आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि प्रवृत्तियों की भेद दृष्टि समझना असंभव है। ये सभी सारी प्रवृत्तियां एक सूत्र में आबद्ध होती हैं और इसे इस सभ्यता का सर्वात्मक या समष्टि मूलक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था इस समष्टि की आधारशिला अथवा नींव तथा संस्कृति, राजनीतिक, नीति, कला, साहित्य आदि ऊपरी ढांचा मात्र होता है। नींव में परिवर्तन आने से ऊपरी ढांचा स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन संस्कृति, साहित्य, कला को बरबस परिवर्तित कर देती है। तीसरे वर्गवाद एक अविच्छिन्न सामाजिक प्रवाह जिसमें प्राय सदा ही वर्ग विशेष का प्रभुत्व होता है। मार्क्स में यदि आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक शक्ति भी इसी के वर्ग से हो तो कभी किसी भी वर्ग के हाथ में रहती है, जैसे कभी पूंजीपति। इन शासक व शासित वर्गों में सदा प्रत्यक्ष या परोक्ष संग्राम चलता ही रहता है। ऐतिहासिकता भौतिकवाद से पृथक नहीं हो सकती। वस्तुतः इसकी उत्पत्ति मार्क्सवादी लेखों और विचारों से ही हुई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के इतिहास और समाज की एक विशिष्ट व्याख्या करने का प्रयास करता है और इसी के अनुसार मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है उसकी आर्थिक, राजनीतिक व भौगोलिक परिस्थितियां उसके द्वारा अनुशासित होता है। इन सब परिस्थितियों में आर्थिक परिस्थितियां अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। मार्क्स का साहित्य दर्शन भी इसी आधार पर ही है। मार्क्सवाद के पहले सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो साहित्य एवं साहित्यकार को समाज की अन्य संस्थाओं, विशेषतः अर्थव्यवस्था से विच्छिन्न करके कभी नहीं समझा जा सकता। साहित्य संबंधी यह समाज मूलक दृष्टिकोण मार्क्सवादियों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त करता जा रहा है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार मार्क्सवाद साहित्य को अर्थव्यवस्था एवं तज्जनित सामाजिक संबंधों की अन्यतम अभिव्यक्ति मानता है। साहित्य सामाजिक अर्थव्यवस्था का दर्पण है, किंतु मार्क्स मात्र दर्पणवाद से ही संतुष्ट नहीं होता। मार्क्सवाद के अनुसार ज्ञान निष्क्रिय नहीं होता वरन एक सक्रिय व्यापार है और ज्ञान ज्ञेय को बदल डालता है। अतः साहित्य समाज का दर्पण नहीं वरन उसे बदलने का एक साधन भी मानता है। मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य वर्ग के हाथ में एक ऐसा हथियार होता है कि जिसमें शोषक वर्ग इसका प्रयोग सदा शोषण एवं प्रतिक्रिया के हित में करता है और शोषित तथा क्रांतिकारी वर्ग क्रांति एवं प्रगति के हित में। अतः साहित्य वर्ग संघर्ष की भी अभिव्यक्ति मार्क्सवाद करता है। मार्क्सवादी समाजशास्त्र ने कला व साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थता की प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है, जिसमें सभी प्रकार की कलात्मक व साहित्यिक कृतियों के लिए एक दार्शनिक आधार एवं विधि प्रस्तुत करते हैं। आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक मार्क्सवादी लेखों के मूल में ये 2 बातें महत्वपूर्ण होती है।
जैसे कला का सृजन अधर्म नहीं होता, इसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है। अर्थात कला की व्याख्या दूसरी दृष्टि से यदि की जाए तो कलाकारों को अभिजात, बुर्जुआ, अर्ध बुर्जुआ, सर्वहारा एवं अर्ध सर्वहारा वर्गों में विभाजित किया जाएगा। विचारधारा के आधार पर क्रांतिकारी अवधारणा और वर्ग प्रचार पर भी उतना ही बल दिया जाता है। मार्क्सवाद के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार मार्क्सवाद साहित्य को अर्थव्यवस्था एवं तज्जनित सामाजिक संबंधों की अन्यतम अभिव्यक्ति मानता है और साहित्य अर्थ समाज व्यवस्था का दर्पण है। मार्क्सवाद के अनुसार आज के लेखक की जो वास्तविकता है वह वास्तविकता से समुचे जूझना होता है, क्योंकि कुछ समय पहले तक जिस प्रकार की बुर्जुआ वास्तविकता संभव थी वह आज दिन प्रतिदिन सीमित होती जा रही है। समाजवादी वास्तविकता के संसार में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव इन सिद्धांतियों के अनुसार ही हुआ है और इसका परिणाम यह हुआ कि एक नया साहित्य जो एक नए दृष्टिकोण से उद्भूत होता है। मार्क्सवादी सिद्धांत साहित्य के संबंध में तीसरे सिद्धांत के अनुसार साहित्य वर्ग के हाथों में एक ऐसा हथियार है जिसमें शोषक वर्ग इसका प्रयोग सदा शोषण व प्रतिक्रिया के हित में करता है और शोषित तथा क्रांतिकारी वर्ग क्रांति अथवा जनहित प्रगति में। अतः साहित्य वर्ग की भी अभिव्यक्ति करता है। अब मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य श्रमिक वर्ग सर्वहारा वर्ग की अभिव्यक्ति है, जिसका सीधा सीधा संघर्ष बुर्जुआ अभिजात वर्ग से चला करता है। इस प्रकार साहित्य रचना के प्रेरक इस वर्ग के व्यक्ति ही हुआ करते हैं। मार्क्सवादियों का यह विश्वास है कि वर्ग संघर्ष के आज के इस युग में साहित्य के माध्यम से श्रमिक व सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची अभिव्यक्ति है। मार्क्सवादी धारणाओं पर आक्षेप है कि साहित्य अपने रूप में सामाजिक व सामूहिक चेतना ही नहीं है, वरन एक व्यक्तिक चेतना भी हो सकती है। मनुष्य पहले व्यक्ति है, फिर बाद में समाज की इकाई और उसका रूप ही मौलिक है। अब इसके विपरीत यह सिद्धांत एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को ही रूप प्रस्तुत करता है, जो बलपूर्वक साहित्य द्वारा अपनी एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करना चाहता है। इसी कारण इस सिद्धांत को एक वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति मान लिया गया है, जिसमें श्रमिक व सर्वहारा वर्ग श्रेष्ठ व उत्तम वर्ग हैं। इसमें प्राय वही सामयिक उत्साह और प्रचार की भावना मिलती है जो संप्रदायों में सर्वत्र पाई जाती है। अतः इस वाद में इस लेखक जो है वो स्पष्ट मानता है कि कला समाज के लिए है। इसके पश्चात आलोचना का पूरा कर्तव्य ही सिद्ध करना रह जाता है कि समाज का सच्च हित कम्युनिस्ट पार्टी की विजय, उनके राज्य की स्थापना और आदर्शों का पालन करने में ही है। इस तरह साहित्य शुद्ध रूप से पार्टी का साहित्य बनकर रह गया है। यह सिद्धांत मूलतः वैज्ञानिक होने के कारण बौद्धिक व आलोचनात्मक भी है। मार्क्स का प्रभाव अनेक देशों, लेखकों, कवियों आदि पर पड़ा है। हिंदी में मार्क्सवाद से प्रेरित साहित्य को प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई है।